हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार बोर्ड की कक्षा 8वीं की गणित वो भी हिंदी मीडियम में कर रहे हैं और आज हम इसके कर चुके हैं 4 चैप्टर और 4 चैप्टर में आज करने वाले हैं हम लोग इसके एमसीक्यूज अध्याय 4 के, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। और देखते हैं कि इस अध्याय 4 के अंदर हमने जो एमसीक्यूज लिए हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए हैं, वो आपके कितने काम के हैं और क्यों जरूरी भी होते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं हमारे अध्याय 4 के एमसीक्यूज। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका चालू होता है, एक दंड आलेख में आंकड़ों का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। भाई दंड आलेख तो आपको पता है ना क्या होता है। एक समान लंबाई समान चौड़ाई के एक जो दंड है वो आपको ऊपर नीचे या आपको ऐसे दिखेंगे, कोई बड़ा कोई छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा। तो ये एक दंड आलेख होते हैं, लेकिन आप इनको पहचानेंगे कैसे कि इनकी जो चौड़ाई होती है ना वो बिल्कुल समान होती है। तो यहां पर हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, उसमें से दंड आलेख क्या होगा, चित्रों के संकेत द्वारा। भाई देखिए, चित्रों के संकेत से पहचान तो लोगे, लेकिन चित्र से ये तो समझ में आना चाहिए कि वो समान चौड़ाई का है कि नहीं है। दूसरी बात, दो दंड चित्र द्वारा, दो दंड नहीं, इसमें से कोई भी नहीं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो एक समान चौड़ाइयों के दंडों द्वारा, है ना। अब इसके अंदर भाई चित्र तो कुछ भी हो सकता है, पर चित्र में जरूरी क्या होगा कि वो दंड है कि नहीं है। तो यहां पर एक समान चौड़ाई के दंडों द्वारा हम पहचान सकते हैं कि दंड आलेख में आंकड़ों का निरूपण बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो एक नॉलेजेबल था, जो आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। द्विदंड आलेख क्या किसे कहते हैं। देखिए, द्विदंड आलेख या दोहरा दंड आलेख का मतलब यह होता है कि हमें किसी भी दो सूचनाओं को एक ही दंड में बताना हो तो वो क्या होता है, द्विदंड आलेख होता है। मान के चलिए कि यह आपका एक दंड आलेख आपको दिया है और आपको यहां पर एक दंड दिया है और उसके साथ में ही चिपका हुआ एक दंड दिया है। ऐसे ही आपको यह दिया हुआ है और इसके ही साथ में इससे चिपका हुआ ये दंड दिया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कभी दो इंफॉर्मेशन को एक ही दंड आलेख के, कोई भी दो सूचनाओं को एक ही दंड आलेख में अगर आपको बताना है तो वो द्विदंड आलेख या दोहरा दंड आलेख कहलाता है ना। अब इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई मान के चलिए कि आपकी क्लास में आपकी मैडम ने आपका सब्जेक्ट का एनालाइज आपके पिछले वर्ष और आपके इस वर्ष के हिसाब से लिया है, तो आपको यह पता पड़ेगा कि आप पिछले वर्ष अच्छे थे, इस वर्ष आप थोड़े कमजोर हो, है ना। आप इस सब्जेक्ट में पिछले वर्ष कमजोर थे पर इस वर्ष अच्छे हो। तो हमने कैसे जाना, एक दंड आलेख वाले द्वारा, चित्रों के निरूपण द्वारा या आंकड़ों के दो समूह को एक साथ दर्शाने वाले दंड को। तो इसका क्या हो जाएगा, एक दंड आलेख वाले से या चित्रों के निरूपण से या आंकड़ों के दो समूह को एक साथ दर्शाने वाले दंड से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसलिए इसको दोहरा दंड आलेख भी कहते हैं, है ना, आंकड़ों के दो समूह को एक साथ दर्शाने वाला दंड आलेख, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने आपको बताया, और कैसे द्विदंड आलेख कैसे क्या होता है ये भी आपको पता चला। आगे बढ़ते हैं, आंकड़े किसे कहते हैं। आंकड़े क्या होते हैं, एकत्रित की गई सूचना, एकत्रित की गई वस्तुएं, है ना, चित्रालेख या इनमें से कोई नहीं। आंकड़े होते हैं एकत्रित की गई सूचनाएं। क्या होता है आंकड़े का मतलब, एकत्रित की गई सूचना। अब एकत्रित की गई जो सूचना होती है वो क्या होती है, हम लोग आंकड़े जो होते हैं उनको एकत्रित करते हैं। एकत्रित करने के बाद फिर उनको जो हमारी अलग अलग मेथड्स दी हुई हैं, दंड आलेख, द्विदंड आलेख, चित्रालेख या फिर आपका पाई चार्ट, उसमें फिर हम इन आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से उसके हिसाब से जमाते हैं। तो आंकड़े क्या होते हैं, एकत्रित की गई सूचनाएं। आया समझ में। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यथा प्राप्त आंकड़े किसे कहते हैं। देखिए, यथा प्राप्त आंकड़े, यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, संगठित आंकड़े, असंगठित आंकड़े या फिर का और खा दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो आंकड़े होते हैं, जो हमारे एकत्रित की गई सूचना होती है वो होती है सिस्टमैटिक। मतलब सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, अच्छे से जमी होना। तो ये संगठित आंकड़े तो नहीं होते। यथा प्राप्त आंकड़े जिसको कहते हैं वो होते हैं असंगठित आंकड़े। असंगठित आंकड़े को फिर हम संगठित करते हैं, फिर उसके बाद उनको दंड आलेख में या पाई चार्ट में हम उसको जमाते हैं। तो ये इसका जो सही ऑप्शन होता है, यथा प्राप्त आंकड़े का मतलब होता है असंगठित आंकड़े। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यूज में तो आ ही सकता है।
फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये पूछा जा सकता है या एक शब्द में भी ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस प्रकार के आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं? वर्गीकृत आंकड़े मतलब जिसके बीच में आपको वर्ग अंतराल दिख रहा हो, है ना। देखिए ये तो हो नहीं सकता, ये तो केवल अपने आप में आंकड़ा है। ये भी नहीं हो सकता 11 माइनस 11, क्योंकि ये तो जीरो ही हो जाएगा। लेकिन हाँ 10 से 20 ये एक आंकड़ा है ना। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ये एक वर्ग अंतराल होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गा वाला हो जाएगा, जिसमें से का, खा और घा नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन जो चालू होता है, एक दिन में बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय वृत्त आलेख नंबर 5 में दिखाया गया है ना। सोने में व्यतीत किए गए घंटों में त्रिज्या खंड का अनुपातिक भाग होगा। देखिए मान के चलिए एक बच्चा है। अब बच्चा अपने मतलब बच्चे का अगर हम लोग अपना दिन देखते हैं तो एक दिन कितने घंटे का होता है? यहां पर हमारा एक पूरा दिन, जिसको हम मानते हैं 24 घंटे का। ठीक है, जिसको हम मानते हैं 24 घंटे का पूरा एक दिन। अब यहां पर हमें यह बताया है कि वो 8 घंटे सोता है, 6 घंटे स्कूल में रहता है, 3 घंटे वो खेल में होता है, 3 घंटे वो अन्य काल करता है और 4 घंटे वो गृह कार्य करता है। अब आपको इसमें सबसे बड़ा ग्राफ मतलब यह कहलाता है त्रिज्या खंड। क्या कहलाता है? ये त्रिज्या खंड है ना। ये होता है त्रिज्या खंड कहलाता है। ये सारे त्रिज्या खंड ही है, लेकिन आपको कौन सा बड़ा खंड सबसे ज्यादा लग रहा है? सबसे ज्यादा वो व्यतीत किस में करता है? सोने में करता है। अब सोने में करता है तो मुझे क्या बताना है कि एक दिन में बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय वृत्त आलेख में 5 में दिखाया गया है। सोने में व्यतीत किए गए घंटों में त्रिज्या खंड का अनुपातिक भाग ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले सोने में घंटे, टोटल घंटा कितने हैं? 24। अब उसमें बर्बाद कितने कर रहा है? सोने में 8 घंटे बर्बाद कर रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 1/3। तो इसका क्या हो जाएगा? अनुपातिक भाग 1/3। तो ऐसे निकालेंगे इसका अनुपातिक भाग। और ऐसे हम लोग एक चित्र आलेख मतलब एक किसको कहते हैं हम लोग? पाई चार्ट के द्वारा हम लोग ये बता सकते हैं कि भैया ये जो बच्चा है ये कैसे कैसे इसका यहां पर घंटों के हिसाब से इसका जो काम हो रहा है वो यहां पर हो रहा है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हम लोग इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए एक सिक्के को एक बार उछालने पर, है ना। अब देखिए एक सिक्का है, ये सिक्का है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप लोग जानते हैं। एक होता है हेड और एक होता है टेल। ठीक है ना। अब यहां पर क्या है कि उसमें चित्त आने की प्रायिकता। देखो सिक्के तो, अगर मैं यहां पे प्रायिकता का फॉर्मूला लिखूं तो आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझना। यहां पे प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? एक होता है होने की संभावना, एक होती है ना होने की संभावना। तो यहां पर कहलाएगा आपका अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, और एक होता है कुल परिणाम। है ना, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। तो देखिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान के चलिए कि आपके घर में 10 सदस्य हैं, है ना। 10 सदस्य हैं। अब 10 सदस्य में से जो मैं बोलूं, अब उन 10 सदस्य में से काम करने वाले व्यक्ति कितने हैं? उन 10 सदस्य में से 10 सदस्य हैं। 10 सदस्य में से काम करने वाले व्यक्ति जो हैं, काम करने वाले व्यक्ति, तो 10 सदस्य में से काम करने वाले व्यक्ति कितने हो जाएंगे? मान के चलिए 6 हैं। तो टोटल सदस्य तो आपके घर में 10 है ना, तो 10 में से काम कितने करने वाले हैं? 6। तो ये जो 10 सदस्य वो आपके हो जाएंगे कुल परिणाम, और जो काम करने वाले वो हो जाएंगे अनुकूल परिणाम। पर जो कुल परिणाम है वो हमेशा मेन होता है। ठीक है ना। वैसे ही यहां पर आपका पास एक सिक्के हैं। अब सिक्के जो हैं उसके दो पहलू होते हैं, तो आपके जो कुल परिणाम हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2, हेड और टेल।
ठीक है ना। अब उनने केवल चित्त बोला है, चित्त बोला है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2। आया समझ में। अब आएगा तो एक ही ना, आएगा तो एक ही, मतलब जो आने वाले जो घटनाएं होंगी उसमें जो आपका आएगा वो तो या तो चित्त आएगा या पट आएगा, लेकिन मेरे से क्या बोला है, चित्त बोला है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहां पर 1/2। दोनों में से कुछ एक हो जाएगा ना, तो 1/2। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब उसमें क्या है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो उसमें पट आने की प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी, 1/2। सेम आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक पासे को उछालने पर उसमें सम अंक आने की प्रायिकता। अब देखिए जो पासा होता है, आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने खेला ही होगा। ये डाइस की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरह से होता है ना, ये इस तरह से होता है। अब इसमें यहां पर मैं जो नंबर अंकित करता हूं, तो जैसे यहां पर आपके 4, 1, 2, 3, 4, यहां पे 2, यहां पे 3, ऐसे ही आपके और बहुत से जो इसकी इधर उधर साइड है। तो पासे में कुल नंबर कितने होते हैं, कुल अंक कितने होते हैं भाई पासे के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से लेके 6 होते हैं। अब उसमें क्या बोला है भाई, ये तो कुल तो है, लेकिन उसमें जो सम अंक हैं, सम अंक कौन से होते हैं भाई, सम अंक का मतलब ये होता है कि जो उसके अंदर जो सम अंक होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें हम लोग जो 2 के पहाड़े में आते हैं, जैसे 2 हो गया आपका, 4 हो गया और 6 हो गया, तो सम अंक कितने हो गए, 2, 4 और 6, ये सम अंक हो गए। लेकिन कुल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3। अब अगर यहां पे हम प्रायिकता लिखते हैं तो बताइए, मैंने आपको प्रायिकता का फॉर्मूला बहुत बार बताया, बताइए प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए अब यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या आ जाएगा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, और क्या हो जाएगा यहां पर, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। तो यहां पर अनुकूल परिणाम हमारे कितने हो गए, कितने हैं, कुल सम, मतलब कुल सम अंक कितने हैं, 3, और यहां पे कुल परिणाम कितने हैं, 6, क्योंकि कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 यहां पे हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो आ गया कि एक पासे को उछालने पे सम अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक पासे को उछालने पे विषम की, अब देखिए विषम के लिए क्या हो जाएगा, हमारा ये जो पासा है ये कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहां पर जो विषम अंक कितने हो जाएंगे, 1, 2 और 3, तो यहां पे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3, और कुल परिणाम जो थे वो 6, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो मतलब ये जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है प्रायिकता से, ये सारे क्वेश्चन हमने अपने एमसीक्यूज के अंदर रखना इसलिए जरूरी समझा है ताकि कहीं से भी हमारा छूट ना सके। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक थैले में 4 लाल, 3 हरी तथा 2 पीली गेंदें हैं, उसमें लाल रंग की गेंद आने की प्रायिकता। देखिए सबसे पहले थैले में गेंद कितनी है, थैले में कुल गेंदें, तो थैले में कुल गेंदें कितनी है भैया, देखिए 4 लाल है, 4 लाल, 3 हरी, 4 लाल, 3 हरी, 2 पीली, ठीक है। तो ये थैले में कुल गेंदें हो गई, तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 2 9 गेंदें हैं थैले में कुल, ठीक है ना। अब क्या बोला है, लाल रंग की गेंद की प्रायिकता, है ना, लाल रंग की गेंद की प्रायिकता, तो लाल रंग की गेंद की प्रायिकता, तो लाल रंग की गेंद क्या हो जाएगा, PR मतलब पी रेड, क्योंकि लाल रंग के लिए निकाल रहे हैं तो PR, या आप ई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम, ठीक है ना। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं भैया 4 और कुल परिणाम कितने हैं 9, तो 4/9 मेरे इसका बिल्कुल सही आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा 11 क्वेश्चन जो था वो खत्म हुआ और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया। बढ़ जाते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें अगला क्वेश्चन आता है, दो सिक्के को यदि उछाला जाता है तो उनमें, दो सिक्के को अगर उछाला जाता है तो उनमें मतलब टेल टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए दो सिक्के हमारे पास, अगर उन दो सिक्कों को मैं उछालूंगा तो उनकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, या तो देखिए टेल टेल आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या फिर हेड हेड आएगा, ठीक है ना। या हेड हेड आएगा। तो अब क्या हो गया, यहां पर दो सिक्के को यदि उछाला जाता है तो उसमें टेल टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए यहां पर हमारे जो फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूले में यहां पर जो हमारे अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम है, और यहां पे है कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे कितना है, पहले तो ये कुल परिणाम, कुल के परिणाम कितने 1 2 3 4। अब उसमें टेल टेल आएगा तो कोई एक ही आएगा ना, तो यहां पे 1/4 उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे यहां पे केवल टेल टेल का पूछा है। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा टेल टेल, ठीक है ना, मतलब 1/4। चलिए आते हैं अपने अगले उस क्वेश्चन पे। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं, उनमें 20 लड़के तथा 15 लड़कियां, तब लड़के होने की प्रायिकता होगी। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थी। एक कक्षा में, एक कक्षा में कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी। तो एक कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हो गए भाई, एक कक्षा में कुल विद्यार्थी हो गए 35, ठीक है ना। अब लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या 20 तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या हो गई यहां पर 15, है ना। तो देखिए यहां पर अगर हम प्रायिकता निकालेंगे, यहां पर हम प्रायिकता निकालेंगे, तो यहां पर अगर हम प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता निकालने में क्या हो जाएगा, यहां पर यह हो जाएगा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, और ये हो जाएगा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। तो देखिए यहां पर कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं 35, तो ये हो जाते हैं हमारे कुल पे। अब लेकिन मुझसे पूछा है कि तब लड़के होने की प्रायिकता, तो लड़कों की संख्या कितनी है 20, है ना। अब देखिए ये तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। अब मैं इसको मतलब सिंपल फॉर्म में करूंगा तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, तो 4/7 इसका मेरा राइट आंसर आ गया 4/7, कि यहां पर लड़के होने की प्रायिकता पूछी थी। अगर लड़कियों की प्रायिकता पूछते तो 15/35 हो जाता, ठीक है, लेकिन लड़के होने की प्रायिकता के लिए 4/7 कैसे हमने किया आप लोग जान सकते हैं, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। तो यह बहुत एक शॉर्ट और बहुत स्वीट फॉर्मूला है। आप लोग अगर हर क्वेश्चन में इसको करते चलेंगे तो आपका बहुत अच्छा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या यहां पे नया दिया हुआ है। हमें दिया है एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं, उसमें 20 लड़के तथा 15 लड़कियां हैं, तब लड़कियां होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखिए तब लड़कियां होने की प्रायिकता, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप लोग देख ही सकते हैं कि यहां पर हमारे सामने जो क्वेश्चन आया है, यहां पर हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसमें अब क्या पूछा है भाई, 35 विद्यार्थी, तो उसमें लड़के 15 और 15 लड़के, 20 लड़के तथा 15 लड़कियां हैं, तब लड़कियां होने की प्रायिकता, तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहां पर, यह हो जाएगा 15/35, तो कितना हो जाएगा 5 या 15,
5 7 35, कितना हो जाएगा 3/7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बाकी हम लोग इसको पूरा ऐसा क्या ऐसा ही करेंगे। तो यहां पर आपके सामने जो भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं कैसे करना है उनका फॉर्मूला सहित मैं आपको बता रहा हूं कि उसको करने के तरीके क्या होंगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ताश के 52 पत्तों में एक पत्ता निकालने की प्रायिकता होगी जब ईंट के पत्ते होने की प्रायिकता। देखिए अब ताश के 52 पत्ते होते कैसे हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं ताश के 52 पत्ते। देखिए सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाता हूं, जैसे ये होता है चिड़ी। क्या होता है ये? चिड़ी तो नहीं, चलिए सबसे पहले मैं आपको लाल पान बना के दिखाता हूं। तो ये कितने होते हैं? ये हमारा लाल पान है, ठीक है, ये हमारा लाल पान है। तो ये कितने हो जाएंगे? ये होते हैं 13, ठीक है। लाल पान के बाद ये होती है ईंट, तो ये भी कितने होते हैं? 13, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये होती है आपकी चिड़ी, ये भी होती है 13, और एक होता है आपका काला पान, ये भी होते हैं 13, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं सबको प्लस करता हूं तो 13 चौको 52, ठीक है ना। अब यहां पर मुझसे पूछा है कि भाई ताश के 52 पत्ते, तो हम लिखेंगे ताश में पत्तों की संख्या, ताश में पत्तों की संख्या कितने हैं? 52 है ना। और ईंट के पत्ते, ईंट के पत्ते कितने होते हैं भाई? 13, ठीक है। अब ईंट के पत्ते 13 होते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? अब आप बताइए इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, और यहां पर एक एक चीजें बिल्कुल सही बताइएगा। चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रायिकता, तो यहां पर हो जाएगा पीई, है ना, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहां पर हमारा कुल परिणाम कितने हैं भाई? 52। अब उसमें अनुकूल परिणाम मतलब ईंट कितने हैं? 13, ईंट कितनी है? 13, ठीक है ना। वैसे अगर हमसे जैसे अब आगे आपसे मैंने बता एमसीक्यूज इसलिए ऐसे रखे हैं क्योंकि आप लोग जब इन एमसीक्यूज के अंदर जब आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपको पूरे प्रायिकता के अंदर जितने भी क्वेश्चन, चाहे आप लोग आगे की क्लासेस में भी पढ़ोगे तो प्रायिकता के अंदर आपको यही वाले क्वेश्चन दिखेंगे। तो इन क्वेश्चनों को हमने ऐसे निकाला है कि क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सारे मैंने आपको बताया कि ताश के पत्तों में क्या क्या होता है। अब उसके बाद यहां पर ईंट कितनी हो गई? तो यहां पर हो गई 13 ईंट होती है, 13 लाल पान होते हैं, 13 चिड़ी होती है, 13 क्या होते हैं? यहां पर काला पान होता है। तो 13 चौको 52, 52 पत्ते होते हैं। अब इसके अंदर जैसे अगर मैं बात करूंगा तो जैसे ये लाल पान होता है, तो लाल पान के अंदर कितना आप तो जानते हो ना कि यहां पर 2 से लेकर 9 तक होता है पत्ते। फिर उसके बाद गुलाम, बेगम, बादशाह, और एक क्या होता है यहां पर उनके एक लाल पान का पत्ता मतलब इक्का होता है। तो ऐसे मिलाकर यहां पर हर पत्ते में लाल की जो चीजें होती है वो 13 होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे मैं आपको बताऊं कुछ थोड़ी सी जानकारी के लिए, अगर मैं यहां पे बताऊंगा तो यहां पर जैसे रहता है इसका 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पत्ते 2 से लेकर 10 नंबर तक रहते हैं। और फेस वाले कितने होते हैं? एक होता है गुलाम, एक होता है बेगम, और एक होती है बादशाह, और एक होता है इक्का। अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर कितने हो जाएंगे कुल पत्ते? अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कुल पत्ते कितने हो गए? 13। ऐसे ही ईंट में होते हैं, ऐसे ही चिड़ी में होते हैं, और ऐसे ही काले पान में होते हैं। तो यहां पर सबके 13 13 13 13 मिलाकर ये पूरे हो जाते हैं 52। तो यहां पर हमारी किसकी बात हो रही है? ईंट की बात हो रही है। तो ईंट के अंदर पूरे 13 पत्ते होते हैं जो कि सबके होते हैं 2 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं, और उसके बाद गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का होता है। तो ऐसे ही 13 हो गए। तो 13 एकम 13,
13 चौको 52, तो 1/4 यहां पर मेरा आंसर लास्ट वाला है जो बिल्कुल सही है। तो यहां पर आप लोगों को एक बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया जानकारी सुनने को मिली, देखने को मिली, और इनके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त भी करी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ताश के 52 पत्तों में एक पत्ता निकालने की प्रायिकता होगी चिड़ी के पत्ते होने की प्रायिकता। अब देखिए चिड़ी का पत्ता भाई, ताश के 52 पत्ते होते हैं, कुल पत्ते कितने हैं भाई? कुल पत्ते, तो भाई कुल पत्ते होते हैं 52, और चिड़ी कितनी होती है आपको पता ही है, 13 चिड़ी के होंगे। अब 13 जब चिड़ी के होंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा आंसर, प्रायिकता क्या हो जाएगी यहां पर? प्रायिकता हो जाएगी, मतलब घटना जो हो जाएगी वो हो जाएगी 13/52। तो यहां पर हमने कैंसिल नहीं किया है, कुछ ऐसे भी आंसर आ सकते हैं, है ना। तो 13/52 हमारा ये राइट आंसर आ गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ताश के 52 पत्तों में एक पत्ता निकालने की होगी लाल रंग के पत्ते होने की प्रायिकता। अब देखिए यहां पर हमसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा है। लाल रंग का मतलब क्या होता है भाई? लाल रंग कहां होते हैं? लाल रंग आपको एक ईंट में मिलेगा जिसके होते हैं 13 पत्ते, और एक होता है लाल पान जिसके होते हैं 13। तो यहां पर हम प्लस करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 26, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या 52, और कुल लाल रंग के पत्तों की संख्या, कुल लाल रंग के पत्तों की संख्या। तो लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 26। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता, तो प्रायिकता मतलब पी रेड भी कर सकते हो, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। तो यहां पर आपके अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम हो गए हमारे यहां पे 26, और कुल परिणाम हो गए 52, ठीक है। यहां पर हो गया। अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने पे आ जाएगा, देखिए 26, 13 और 13 26। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, और 13 चौको 52, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 मेरा राइट आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया, और ताश के पत्तों में से कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि ताश के पत्ते हो गए, या आपका डाइज हो गया, या आपका मतलब कॉइन को उछालना हो गया, या आपका गेंदों वाला क्वेश्चन हो गया। मतलब कि जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे सारे क्वेश्चन हमने एमसीक्यूज के अंदर डाले हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ताश के 52 पत्तों में एक पत्ता निकालने के लिए चेहरे वाले पत्तों की प्रायिकता होगी। देखिए ताश के अंदर चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं? जिनमें चेहरा दिखता है। अगर मैं लाल पान की बात करूं तो लाल पान में एक होता है गुलाम, गुलाम, बेगम, बादशाह, ये हो गए 3, ये हो गए लाल पान में। अगर मैं ईंट की बात करूं तो ईंट के अंदर भी गुलाम, बेगम, बादशाह, ठीक है। अगर मैं चिड़ी की बात करूं तो चिड़ी के अंदर भी क्या होता है भाई? इसके अंदर भी गुलाम, बेगम और बादशाह। और अगर मैं काले पान की बात करूं तो इसके अंदर भी क्या होता है? गुलाम, बेगम, बादशाह। तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल कितने हो गए? 12। तो आप देखिए यहां पर हम बात करेंगे कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या कितनी हो गई? 52, है ना। चेहरे वाले पत्तों की संख्या, चेहरे वाले पत्तों की संख्या, चेहरे वाले पत्तों की संख्या कितनी हो गई भाई? 12,
ये चेहरे वाले पत्तों की संख्या हो गई, क्योंकि हर में 3-3 होते हैं, तो 1 2 3 4 और यहां पर 3 चौको 12, तो यहां पे 12 हो गए। तो यहां पर प्रायिकता जब निकालेंगे तो यहां पे एफ भी लिख सकते हो, फेसेस, ठीक है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, कुल अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम, तो यहां पे अनुकूल परिणाम आप पे कितने हैं 12 और कुल परिणाम कितने हैं 52, ठीक है। अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। तो चलिए अब क्या करना है, कैंसिल करना है, बहुत आसान है कैंसिल करना। आप 2 के पहाड़े से कैंसिल करिए तो कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ठीक है। फिर उसके बाद 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3/13। तो ये मेरा आंसर बिल्कुल सही आ गया। तो यहां पर हमें ताश के पत्तों के अंदर जितनी जानकारी हमें मिलना चाहिए थी, सारी जानकारी हमें मिली और यहां पर हमने काफी अच्छे से उन ताश के पत्तों को भी समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ताश के 52 पत्तों में इक्का होने की प्रायिकता। अब देखिए इक्के भी क्या होते हैं, एक काले पान का होता है, एक लाल पान का होता है, एक चिड़ी का होता है और एक ईंट का होता है। तो टोटल इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं, ठीक है ना, 4 इक्के होते हैं। तो अब कुल पत्ते कितने हैं भाई, कुल पत्ते होते हैं हमारे 52, जिसे और इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं, ठीक है। तो प्रायिकता कितनी निकलेगी भाई, प्रायिकता निकलेगी, मतलब इक्के की बात कर रहे हैं तो पी ए कर लो, घटना है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 4/52, ये हो गया। कैंसिल कर दीजिए तो 4 एकम 4, यहां पे हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 तिया 12, मतलब 1/13, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। आप जमा के जो लिख सकते हो वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुल पत्तों की संख्या 52 और कुल इक्कों की संख्या 4 है ना, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, यही जो फॉर्मूले के साथ। तो हमारा आंसर आ गया, जो कि हमने दिखाया भी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना, क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वें पे क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है विषम संख्या होने की प्रायिकता। देखिए अब यहां पर हमें नंबर 1 से लेके 20 तक लिखे हुए हैं, तो हमारे कुल परिणाम 1 से लेके 20 तक तो हो ही जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर हल, है ना। यहां पर हम प्रायिकता का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है, अनुकूल परिणाम और यहां लिखेंगे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। तो जो प्रायिकता है हमारी वो ये हो गई। अब देखिए यहां पर हमारे कुल परिणाम तो आप तो जानते हैं कितने हैं, 1 से लेके 20, ये हमारे कुल परिणाम हो गए। अब उसके बाद यहां पर हमसे बोला है विषम नंबर। विषम नंबर क्या होता है, जो 2 से नहीं कटता है। तो यहां पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे कितने हो गए, विषम नंबर हो गए। तो यहां पर कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे, 10। अनुकूल परिणाम हमारे 10 हो गए। विषम नंबर क्या होते हैं, विषम नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के पहाड़े से नहीं कटते, वो विषम नंबर हो गए, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 13 15 17 और 19, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/2 मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। बहुत आसान तरीके से हमने इसको किया। हमें कुछ डेफिनेशन पता होना चाहिए, जैसे हमारा सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ये सारी चीजें हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, जो कि हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, यही क्वेश्चन सम नंबरों के लिए। तो सम नंबरों के लिए अगर आ जाए तो देखिए हमारे जो अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम है, तो कुल परिणाम हो जाएंगे 20। तो सम नंबर क्या होते हैं, जो 2 के पहाड़े में आते हैं या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी कितने हो जाएंगे, 10।
कैंसिल होके 1/2 इसका भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो आंसर हैं वो बहुत अच्छे से आ जाते हैं। बस हमें अगर संख्याओं के बारे में पता है तो हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यह भी क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि और क्या क्या पूछा जा सकता है। अब आता है अभाज्य संख्या। देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या के लिए सबसे पहले वही इसको बताएंगे हम करके। ये प्रायिकता का सूत्र क्या होता है आप लोगों के सामने बार बार लिख रहा हूं मैं। अनुकूल परिणाम और यहां लिखते हैं कुल परिणाम। तो यहां पर हमारे अनुकूल परिणाम सबसे पहले और कुल परिणाम, तो यहां पे कुल परिणाम तो 20 हो जाएंगे। अब देखिए अभाज्य संख्या यहां पर हम बात करेंगे। अभाज्य संख्याओं के बारे में मैं आपको पहले भी बता सकता हूं। ऐसे संख्याएं जो केवल खुद के पहाड़े में, एक के पहाड़े में आती है और खुद के पहाड़े में आती है ना, जिनके ज्यादा से ज्यादा 2 गुणनखंड होते हैं, एक और खुद के पहाड़े में। जैसे हमारा क्या हो गया, 2 खुद के पहाड़े में भी आता है और एक के पहाड़े में भी आता है ना। 3 2 हो गया, 3 हो गया, तो यहां 3 खुद के पहाड़े में भी आएगा और 3 के पहाड़े में भी आएगा। 1 हो गया, कौन सा, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, उसके बाद ये आ गया 9। नहीं 9 तो भाई आपका जो 9 तो खुद के पहाड़े में भी आता है, एक के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में भी आता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल नंबर कितने हो गए, 4। इसके अलावा और बताओ कितने नंबर हैं। इसके अलावा हो गए 11 13 है ना, 17 और 19। यहां पर ये नंबर जो आपको दिख रहे हैं, ये नंबर आपको या तो खुद के पहाड़े में दिखेंगे या एक के पहाड़े में दिखेंगे। उसके अलावा ये किसी के पहाड़े में भी नहीं आएंगे। जैसे 2 हो गया, 2 एक तो खुद के पहाड़े में आता है और एक के पहाड़े में आता है। 3 जो है वो खुद के पहाड़े में आएगा और 3 के पहाड़े में आएगा, और मतलब एक के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा। 5 भी हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और 19 हो गया। ये जितने भी नंबर मैंने आपको बताए हैं ना, ये सारे ऐसे नंबर हैं जो एक के पहाड़े में आएंगे और खुद के पहाड़े में आएंगे। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर हो गए। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2/5। बिल्कुल सही आंसर। मैंने बताया ना अभाज्य संख्याएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आपका जो अगला चैप्टर वर्गमूल आने वाला है, तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ते हैं। तो अभाज्य नंबर जो होते हैं ना, उनको हम लोग पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए अभाज्य संख्याएं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स, तो आप लोग उनको बहुत अच्छे से समझ लो। ये बेसिक जानकारियां हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने 23वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या दिया हुआ है 23वें नंबर का क्वेश्चन। अब आपके सामने एक चित्र दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है किन 2 प्रकार के कार्यक्रमों को देखने वालों की कुल संख्या खेलने के कार्यक्रमों को देखने वालों की संख्या के बराबर है। देखिए सबसे पहली बात इनमें पूछा क्या है, आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखो। किन 2 प्रकार के कार्यक्रमों को देखने वालों की कुल संख्या खेलने वाले कार्यक्रमों को देखने वालों की संख्या के बराबर है। देखिए खेलने वाले कितने हैं, खेल वाले कितने हैं, 25% है। मुझे बताना है कि खेल वालों के ऐसे कौन से नंबर है जिनको मैं प्लस करूं जो किसके बराबर हो जाएंगे, हमारे 2 को प्लस करूं तो वो खेल के बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, है ना, क्या लिखेंगे बताइए। यहां पर मतलब समाचार और ज्ञानप्रद को अगर मैं जोड़ता हूं, मतलब ये समाचार है और ये ज्ञानप्रद को अगर मैं जोड़ता हूं, तो यहां पर इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 10 और 15 को अगर मैं जोड़ूंगा, है ना। देखिए मुझे क्या बताना था, ज्ञानप्रद और समाचार, ज्ञानप्रद और समाचार को अगर मैं जोड़ता हूं तो यह है 15% और यह है 10%। ज्ञानप्रद है 10% और यह है 15%। इसको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। तो मतलब खेलने वालों
का जो कुल है वो किन दो के बराबर था, मतलब किन दो जोड़ के बराबर था प्रतिशत। तो यहां पर ज्ञानप्रद और समाचार को अगर मैं प्लस करूंगा तो वो खेल वाले प्रतिशत के बराबर होगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा समाचार और ज्ञानप्रद, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं यहां पर ये इसका इतना बड़ा ये है और इसका इतना बड़ा ये है, लेकिन अगर ये बीच में से हाफ हो रहा है तो ये और दोनों कितना हो जाएगा, इन दोनों का प्लस इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां पर अलग ही दिख रहा है, क्योंकि यहां तो अलग ही पूरा एक 50% था। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो ये मनोरंजन के बराबर हो जाएगा। आया समझ में? तो ये हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये है। चलिए एक बार आप इसको अच्छे से समझिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कितनी लड़कियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर से अधिक है? अब आपको यहां पर एक दिख रहा है, एक आलेख दिख रहा है। अब इसके अंदर आपको यह देखना है कि यहां पर मतलब क्या आपको 145 सेंटीमीटर से लंबी कितनी लड़कियों की जो हाइट है वो 145 से आगे है, मतलब देखिए मतलब बड़ी है। अब यहां पर आपको जो भी डायग्राम दिख रहा है या जो भी आपको आलेख दिख रहा है, अब देखिए आलेखों से क्या क्या जानकारी निकल सकती है। यहां पर हमें दिया हुआ है कि 125 से 130 में 130 से 135 2, 135 से 140 3, 140 से 145 7 और 145 से है ना 145 से 150 4, 150 से 155। मतलब यहां पर मुझे दिया हुआ है कि यहां पर हाइट दी हुई है लड़कियों की, और उसके बाद ये बताया कि 125 से 130 के बीच में एक छात्रा है, 130 के बीच में 135 के दो छात्र हैं, 135 से 140 के बीच में तीन छात्र है, 140 से 145 में 7 है, 145 से 150 में 4 है, 150 से 155 2 है और 155 से 160 कितने 1 है। अब यहां पर मुझे क्वेश्चन कुछ भी हो सकता था, कोई भी क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता था, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है जो क्या दिया हुआ है कि कितनी लड़कियों की लंबाई 145 से ज्यादा है। तो 145 यहां तक तो हो गई, अब उसके आगे 4 और 2 6 और एक 7 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी लंबाइयां 145 से ज्यादा है। तो मेरा आंसर ये हो गया 7। और भी जानकारी दी जा सकती थी कि 145 से कम कितनी छात्राएं जिनकी लंबाइयां 145 से कम है, तब हम लोग 145 से कम कितना देखते भाई, 145 से कम यहां पर ये काउंट होता, ये काउंट होता, ये काउंट होता। फिर उसके बाद और देखते कि कुल कितनी छात्राएं हैं, तो हम सबको टोटल कर दे तो पता पड़ जाता कि भाई कुल कितनी छात्राएं। बहुत सारे क्वेश्चन इस आलेख को देखकर हम निकाल सकते हैं। ये तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन ले लिया, हम इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इस आलेख को देखकर आपको क्या जानकारी, मतलब इस आलेख में क्या जानकारी दी हुई है। तो भाई इस आलेख में जानकारी दी हुई है कि कक्षा में छात्रों की संख्या और उनकी ऊंचाइयों के बारे में यहां पर बताया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पे बन सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि सर इससे हम कितने क्वेश्चन आप लोगों ने बनाए हैं और कितनों के आंसर आपने बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दी गई पाई चार्ट में त्रिज्या खंड ए का केंद्रीय कोण होगा। अब देखिए केंद्रीय कोण निकालना क्यों जरूरी होता है और केंद्रीय कोण से कैसे निकाला जाता है, आइए देखते हैं। यहां पर मुझे ए का निकालना है, ये त्रिज्या खंड कहलाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये एक त्रिज्या खंड है, मुझे इसके अंदर निकालना है क्या, ए का केंद्रीय कोण निकालना है। तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए केंद्रीय कोण जो है उसको निकालने के लिए यहां पर ये दिया है 30 का मैं रखूंगा नीचे 100 और यहां पे गुणा कर दूंगा 360 से। ठीक है, 360 से क्यों होगा, क्योंकि भाई केंद्रीय कोण निकाल रहे हैं और उसके बाद ये जो है ना ये पूरा गोला कितने डिग्री का होता है 360 का। तो चलिए यहां पर हम लोग करेंगे 0 से 0 कैंसिल, तो यहां हो जाएगा 36 इंटू 3, तो 6 तिया 18 की 8 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10, 108। तो यहां पर इसका केंद्रीय कोण कितना निकल गया 108। तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, ऐसे ही आपको सी का भी बोल सकते थे, ऐसे ही आपको बी का भी बोल सकते थे। मतलब आपको सी का भी 108 ही होगा, पर 40 यहां पर इसका अलग हो जाएगा। तो यहां पर हर तरह का केंद्रीय कोण निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से, और इस तरह से हमारा जो
एमसीक्यूज है ये होता है खत्म, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही नॉलेजेबल था। और जितने क्वेश्चन हमने निकाल सकते थे हमारे आंकड़ों के प्रबंधन में, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने लाके रख दिए। बस आपको करना क्या है, आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, और अगर कोई डाउट आता तो आप पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि सर हम वीडियो, मतलब बहुत से बच्चों को ये होगा कि वीडियो कैसे आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, आप लोग या तो डायरेक्ट गूगल पे जाकर वेबसाइट टाइप कर दीजिए, या आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। यूट्यूब में आप लोग मैग्नेट ब्रेन आप हिंदी डाल दीजिए, तब भी आप लोगों के सामने चैनल ओपन हो जाएगा, या आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन जैसे ही आप लोग गूगल पे वेबसाइट डालेंगे मैग्नेट ब्रेन्स, तो आप लोग हमारे मेन चैनल पे पहुंच जाएंगे यहां पर, क्योंकि यहां जो लिखा है वो हम आपको करके भी दिखाते हैं। इंडिया नंबर 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म, यहां पर आपको जो भी मिलेगा वो सब कुछ फ्री मिलेगा। आप देख ही सकते हैं, हम हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी तरह से बिल्कुल अवेलेबल है। आप कौन से जगह से आप हमें बता दीजिए, हम आपके लिए भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अभी हम लोग बिहार बोर्ड से पास कर रहे हैं, कक्षा 8वीं की गणित कर रहे हैं, तो कक्षा 8वीं की गणित पे जब हम वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग गणित के अंदर यहां पे इसके अंदर पहुंच जाएंगे। आप लोग देख ही सकते हैं कि सारा पाठ्यक्रम आपके सामने बिल्कुल अरेंज दिखाई देगा। आपको करना क्या है, जो भी आपको अध्याय पढ़ना है बस आपको उस पर क्लिक करना है, आपके सामने वो ओपन हो जाएगा। जैसे अभ्यास ए, अभ्यास बी, इस तरह से वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको करना क्या है, आप इस पर क्लिक करेंगे, वो आपके सामने बहुत अच्छे वीडियो क्वालिटी और बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन, मतलब कंटेंट के साथ ओपन होगा, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। बस आपको करना क्या है, अगर आपको डाउट आता है आप उस डाउट को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, हम उसका बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन आपको निकाल के देंगे। पर बने का रहना है आपको बनना है मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।